हिंदू धर्म की पार्वती एकत्रित हुए हैं। यह दिन उत्सव का तो है, अपितु समाज में एकता, सेवा, संस्कार और धर्म इसके प्रति समर्पण का संदेश देने वाला औचित्य, करुणा, परिश्रम और मानव सेवा का मार्ग दिखाया है। हमारा समाज सदैव शिक्षा, व्यापार, सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी रहा है, जिसका जागता उदाहरण है श्री सत्यनारायण जी सदस्यगण एवं आप उपस्थित सम्मानीय समाज बांधवों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आइए हम सब आज एक संकल्प लें कि समाज में भाईचारा, सेवा और सद्भावना को और अधिक मजबूत बनाएंगे तथा समाज के जरूरतमंद बांधवों को सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इन्हीं अपेक्षा एवं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः महेश नवमी पर्व की हार्दिक बधाई। जय महेश, जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब जिनके मार्गदर्शन में यह 5 दिवसीय महेश नवमी का उत्सव हमने हर्षोल्लास और ऐसे हमारे मिलन साहब और एकदम मेरे ख्याल से तो कभी मेरे को पूरे 5 दिन में उनमें कोई टेंशन नहीं दिखा। ऐसे हमारे उत्सव प्रमुख श्री नरेश जी बियानी अपना मनोरथ आपसे साझा करें। एक बार सब जन मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, जय महेश। धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डी सोनी जी व मंचासीन सभी गणमान्य एवं समक्ष उपस्थित सभी समाजजन मातृशक्ति को आज मैं इस महेश नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज महेश नवमी के इस पावन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में को सफल बनाने के लिए आप लोगों ने तन मन धन से इसमें भरपूर योगदान दिया, इसलिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने गरिमा में उपस्थिति से आज हमारे समाज की शोभा बढ़ाई। मैं हमारे अध्यक्ष श्री विजय जी तोषनीवाल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे उत्सव प्रमुख की जिम्मेदारी दी। महोदय, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जब मैं महेश नवमी उत्सव प्रमुख के लिए अपनी स्वीकृति दी तब मन में यही भाव था कि समाज के सबसे बड़े पर्व को अपने समर्पण भाव से काम करूं। और जब हम सब ट्रस्टी ने समाज को निमंत्रण देने के लिए घर घर गए तब उनका आतिथ्य, प्रेम, आवभगत और मन में भाव विभोर हो जाता था। ये देखकर मन भाव विभोर हो गया हमारा। मैं हमारे सभी ट्रस्टियों का ऋणी हूँ जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर रात दिन एक कर इस महेश नवमी को सफल बनाने के लिए पूरा अपना सहभाग दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे वरिष्ठ पुरुषजन व वरिष्ठ महिला प्रकोष्ठ सदस्यों का जिनके मार्गदर्शन में आज का यह कार्यक्रम सफल हुआ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी मातृशक्ति महिला मंडल का जिनके अथक प्रयासों और समर्पण से यह कार्यक्रम की सुंदरता सहजता से संपन्न हो पाए। महिला मंडल के लिए एक बार तालियां जरूर होता है, जिन्होंने हर कार्य में सहयोग किया। प्लस आज जो महिला मंडल की तादाद थी नरनपुर में, उसके लिए डबल ताली। महेश नवमी निमित्त हमने जो भी कार्यक्रम लिए उसमें जिन जिन कलाकारों ने, प्रस्तुतकर्ताओं ने अपना भाग लिया, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी का मन मोह लिया। साथ ही मैं उपस्थित सभी समाज बांधवों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अमूल्य समय निकालकर आज इस आयोजन को सफल बनाया। और धन्यवाद देता हूँ कि आज इस सफल आयोजन के लिए आज इतनी बड़ी तादाद में आप शोभा यात्रा में उपस्थित रहे।
अंत में भगवान महेश से प्रार्थना करता हूँ कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय महेश। धन्यवाद नरेश। मैं सभा से एक बार पुनः विनती करूंगा कि हमारे उत्सव प्रमुख नरेश जी से के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि उन्होंने हमें कहा, हम उनके साथ जब काम कर रहे थे तो ठीक है मैं प्रधानमंत्री था, बाकी जो भी कार्य करता थे वो ऐसा लग रहा था कि वही उत्सव प्रमुख है। उनको सब बताओ कि कभी भी ना उसके चेहरे पे टेंशन ना कुछ, सभी को उन्होंने खोला छोड़ा। धन्यवाद। आइए अब हमारे पूजा अतिथि गोपाल जी पंथालय का परिचय देने में आमंत्रित करता हूँ महेश जी को। क्या लोगों के पढ़ने में नहीं आता था, महेश तो वैसे पढ़ने में नहीं आता। और गोपाल का तो मेरे ख्याल से सभी को अनुभव नहीं है, हमको तो है कि ये हर एक आदमी से जय श्री कृष्ण तो बुला ही लेते, चाहे वो कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का। श्री गोपाल जी चंपालाल जी पंथालिया, आपका जन्म 1961 में अकोला में हुआ। कर्मठ एवं कार्यशील स्वर्गीय चंपालाल जी पंथालिया तथा माता श्रीमती द्वारका देवी जी के संस्कारों की छाप आपके व्यक्तित्व में स्पष्ट दिखाई देती है। धर्मपत्नी सौ सरला देवी जी एक कुशल एवं सुसंस्कृत गृहिणी हैं। मृदभाषी और सरल स्वभाव के धनी होने के कारण आप समाज में जय श्री कृष्ण कहकर अपने से मिलने वाले भाई के रूप में सुपरिचित हैं। जय श्री कृष्ण ये आपका ब्रांड एम्बेसडर गोपाल बाबा, लायंस क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी एवं नेत्र कमलांजलि जैसे संस्थानों के माध्यम से आप निरंतर सेवा कार्य कर रहे हैं। मेन हॉस्पिटल तथा लेडी हार्डिंग अस्पताल के सेवा कार्यों में भी आप समय समय पर अपना सहयोग प्रदान करते हैं। आप 3 विवाहित पुत्रियों के पिता हैं, बहुत ही भाग्यशाली हो आप। एक बार और पढ़ लीजिए। हाँ, प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ही साल में तीनों का ब्याह कर दिया, बताओ सही में लगे। आप 3 विवाहित पुत्रियों के पिता हैं। आपके अनुज श्री राधेश्याम प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति से जय श्री कृष्ण कहकर आत्मीयता से मिलने वाले हमारे पूजा अतिथि श्री गोपाल जी पंथालिया पर संपूर्ण महेश्वरी समाज को गर्व है। धन्यवाद। महेश को किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं थी कि उसको गोपाल जी पंथालय का परिचय देना था, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गोपाल का परिचय दिया। मैं हमारे कोषाध्यक्ष श्री देवानंद जी लड्डा से निवेदन करूंगा कि वे आज के पूजा अतिथि श्री गोपाल जी पंथालय को सम्मान चिन्ह प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण तो बोलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महेश। इतने सिंपल है हमारे गोपाल जी। धन्यवाद। वापिस वही महेश जी मुंद्रा, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि जालना निवासी द्वारकादास जी सोनी का परिचय दें।
पुनश्च धन्यवाद। श्री द्वारकादास जी भिखुलाल जी सोनी का जन्म एवं प्रारंभिक शिक्षा गेवराई में हुई। वर्ष 1988 में आपने शासकीय अभियांत्रिकी विद्यालय से इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की तथा आगे DVM की पदवी भी प्राप्त की। आप अपने व्यवसायिक जीवन की शुरुआत में आपने प्रतिष्ठित कंपनियां जैसे बजाज एवं वीडियोकॉन में लगभग 5 वर्ष तक काम किया। इसके पश्चात आपने 3 वर्षों तक MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। वर्ष 1997 से आपने अपने स्टील उत्पादन क्षेत्र में अपना उद्योग प्रारंभ किया। वर्तमान में आप मेटारोल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। पश्चिम भारत में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पश्चिम भारत में TMT सरिया को पहली बार लॉन्च करने तथा उसके प्रचार प्रसार में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप लक्ष्मी कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी लिस्टेड कंपनी के प्रवर्तक भी हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। आप ऋषि विद्या मंदिर जालना के भी प्रवर्तक हैं, जहां लगभग 1700 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। सामाजिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में भी आपने महत्वपूर्ण दायित्व निभाए हैं। आप महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एनर्जी कमेटी के भूतपूर्व प्रमुख रह चुके हैं तथा मराठवाड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे मृदभाषी, हसमुख, बहुआयामी एवं अष्टपहलू व्यक्तित्व वाले श्री DV सोनी जी का महेश नवमी अतिथि के रूप में उपस्थित होना अकोला महेश्वरी समाज के लिए गौरव की बात है। अंत में कुछ खास, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, ऐसा ही हुनर रखते हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री DV सोनी। धन्यवाद। धन्यवाद महेश। मैं हमारे अतिथि द्वारका प्रसाद जी सोनी से निवेदन करूंगा कि वे हमें मार्गदर्शन करें। इनके सम्मान में चंद शब्द। जो अपने कर्मों से समाज का मान बढ़ाते हैं, जो अपने कर्मों से समाज का मान बढ़ाते हैं, वही सच्चे अर्थों में सम्मान के अधिकारी कहलाते हैं। ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तिमत का हम श्रद्धा से स्वागत करते हैं, श्रद्धा से स्वागत करते हैं। जो बात का जो होनी चाहिए। पदाधिकारी की लिस्ट लेता हूँ। आपके अध्यक्ष माहेश्वरी समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विजय जी तोष्णीवाल, प्रधानमंत्री श्री विजय जी राठी, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया, शायद उसी ने एक ट्रस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, प्रेसिडेंट पहले फिर प्रधानमंत्री, अच्छी बात है। उत्सव प्रमुख श्री नरेश जी बियानी, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री सुरेश जी माहेश्वरी, महिला वरिष्ठ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रमिला जी लाहौटी, माहेश्वरी महिला मंडल के अध्यक्ष वंदना जी हेड़ा, माहेश्वरी प्रगति मंडल के अध्यक्ष सूरज जी काबरा और नव युवक मंडल की अध्यक्षा नंदिनी बजाज। ऐसे अकोला से जो मेरा रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है। श्री सुरेश जी मुंदड़ा मेरे साधु भाई हैं। शैलेश जी बियानी, इन्होंने मुझे पर्सनल निमंत्रण दिया, पर वो भी हमारे भाई जी है, सगा जी है। महेश जी ने हमारे कंपनी में आकर हमारे सीनियर मैनेजमेंट को और हमको सभी को मार्गदर्शन करके मोटिवेशनल स्पीच देकर हमारी कंपनी में
प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ाने में बहुत ही कारगर काम किया है। और आज वो मेरी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा अचरज लग रहा है। ओम प्रकाश जी राठी ने हमारे शुरुआत के दिनों में हमें लोन मंजूर किया था हमारी कंपनी को, तो उनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक मील का पत्थर उस समय वो लोन हमें साबित हुआ था। कमलेश जी कोठारी से मेरा जो रिश्ता है वो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का नहीं है, बहुत सारे हमारे कंपनी के भी जो आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशंस हमको करने पड़ते हैं, जो क्रिएटिव करने पड़ते हैं, उसमें हमें मार्गदर्शन मिलता है। वैसे आपका जो शहर है ना, ये अपने आप में एक यूनिक है। मैं जोधपुर अधिवेशन में जाने के बाद मुझे ऐसा कोई शहर और भी होगा भारतवर्ष में, इसकी सचमुच कल्पना नहीं थी। मैं आप सभी को नमन करता हूँ, नतमस्तक हूँ आपके सामने, जो माहेश्वरी समाज को, पूरे समाज को एक धागे में पिरो कर रखा है आपके सब गणमान्य पदाधिकारियों ने। और ऐसे तो सभी समाज बांधव इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर जो एकता का प्रदर्शन करते हैं वो सचमुच सराहनीय है। और ऐसा एकमेव द्वितीय महाराष्ट्र में ये आपका शहर है। यहाँ आने से पहले मैं समाज से जब बात करना चाहता था, मैं सोचा कि मैं ChatGPT से कुछ बात करूँ, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बहुत सारी जानकारियाँ देता है, तो उसका मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक विस्तृत सवाल किया। 2000 घर वाले, माहेश्वरी समाज के घर वाले इस शहर में जो सबसे बड़ा त्योहार है माहेश्वरी समाज का, उसमें किस विषय पर चर्चा करें? ये सभी आपके स्वभाव को दर्शाता है, क्योंकि वो आपके इंडिविजुअल फाइल में वो जानकारी स्टोर करता है। अब ये जानकारी समग्र रूप से अगर माहेश्वरी समाज के आपके कैटेगरी में चली गई तो फिर वो बताता है मुझे कि यहाँ के माहेश्वरी समाज को किस बात के बारे में चर्चा की जा सकती है। तो हम जो कुछ बोल रहे हैं फेसबुक पर, जो कुछ देख रहे हैं, वो एक डाटाबेस बनते जा रहा है। थोड़ा संक्षिप्त में कहूँ तो पहले हम ऐसा कहते थे कि दीवारों के भी कान होते हैं, अब मोबाइल के भी कान होते हैं, जो सिर्फ संभाषण का साधन नहीं है, वो आपके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा है। यह जानकारी आपको फ्यूचर में, जैसे आपका कोई बैंक में लोन प्रपोजल है, आपको कोई हेल्थ इशू है, या आपका कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू है, या और भी किसी प्रकार की सरकारी सुविधाएं या इनकम टैक्स का असेसमेंट हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में ये जानकारी आगे चलकर इस्तेमाल यूज़ होने वाली है, इसका उपयोग होने वाला है। तो इस माध्यम का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, ये आपने डिसाइड करना है। मैंने जो सवाल किया था ChatGPT को, उसने मुझे जो लिस्ट भेजा है, उसने मुझे बताया ChatGPT के साथ साथ मैंने ये जो सवाल है ना, ये ग्रोक, उसके बाद क्लॉड, परप्लेक्सिटी और जेमिनाई, ये ऐसे और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐप है, उनको भी पूछा था। तो सब में संक्षिप्त में ये बताया, आप महेश नवमी के दिन भगवान महेश के बारे में बात कर सकते हैं, नई पीढ़ी के निर्माण के बारे में बात कर सकते हैं, शिक्षा के बारे में बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं,
समय पर शादी में खर्चा, इन विषयों पे बात कर सकते हैं। मतलब ये जानकारी ऑलरेडी आपको किसी न किसी माध्यम से मिल ही सकती है। तो मैं सोचा कि इसके अलावा अपना समाज और कौन से विचार है और कौन से पॉइंट्स है जिससे भी जूझ रहा है या गुजर रहा है। ऐसा जो कुछ थोड़े बहुत मेरे ध्यान में आए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मेरे विचार वैयक्तिक है, ये आप उसको जिस तरह से लेना चाहे ले सकते। जो पहला पॉइंट है, हम हमारी शुद्धता की पहचान भूल रहे। हमारी शुद्धता क्या है? 5129 ऐसा व्हाट्सएप पर आंकड़ा आया है, पर समझो 5000 साल पहले भगवान महेश ने हमको तराजू दिया। हमारे हाथ में पहले शस्त्र थे, शस्त्र निकालकर तराजू दिया और हमें वैश्य धर्म की दीक्षा दी और 72 खापों में जो हमारा सिलेक्शन हुआ अलग अलग लोगों से हमको बांट। तो उस समय से आज तक हम कुछ चीज़ें आज के मॉडर्न ज़माने में भी साइंटिफिक तरह से करते। जैसे हम 4 खापों को छोड़कर शादी करते। अभी पिछले 30-40 वर्ष में हम 2 खापों पर आए हैं। तो 5000 साल तक हमारी वंशोत्पत्ति प्यूरिटी में रही। हम जो कपड़े पहनते हैं, लिबास पहनते हैं, हम जो उपवास पद्धति है, खान पान की पद्धति है, ये सभी अगर आप मॉडर्न साइंटिफिक जो निष्कर्ष है उस पर उतार ले तो आपको ध्यान में आएगा कि हम काफ़ी साइंटिफिक लोग हैं। और दुनिया में जितने भी समाज के समूह हैं उसमें सबसे प्योर ब्रीड अपन जिसको कह सकते हैं वो हम माहेश्वरी है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। पिछले कुछ 30-40 वर्षों में हम प्रगति के नए नए आयाम पर पहुंच रहे हैं। हमारे पुरखों ने भी बहुत आर्थिक प्रगति की, लेकिन ये जो हमारी प्यूरिटी है, ये जो हमारी शुद्धता है, ये हम संस्कार के रूप में दे पाने में थोड़े से कम पड़ रहे हैं। कि हमारे बच्चों को बचपन में हम कितने प्योर हैं ये बताने में असक्षम रह रहे। जैसे हमारे पूर्वज छुआछूत में भरोसा रखते थे, तो उसे कोई आज हमें लगता है कि ये तो गलत हो, छुआछूत नकाई हुआ, पर आज अगर हम सोचेंगे वो एक संस्कार दिया गया था कि अरे तू प्योर है, तूने कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए, ये कहने का उद्देश्य था। लेकिन उसे हमने छुआछूत का स्वरूप दे दिया। हो सकता है ये थोड़ा सा अपभ्रंश हो गया होगा, लेकिन ये जो प्यूरिटी है ना, ये संस्कार के रूप में हम देने में अक्षम है या हमारी नई पीढ़ी लेने में अक्षम है। और इस विस्मरण के कारण हम या हमारे कुछ समाज बांधव से ऐसे कुछ व्यवहार हो जाते हैं जो कि हमारे समाज की प्यूरिटी कम करने वाली कुछ कार्य हो जाते। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे अपन कहते हैं ना, किसी के पास एक उंगली बताओ तो 3 अपने पास रहती, उस प्रकार इसका दायित्व हमें स्वीकारना पड़ेगा, कलेक्टिवली स्वीकारना पड़ेगा। और हमारे जो आने वाला जनरेशन है उसको इस प्यूरिटी की पहचान दिलाना पड़ेगी। ये काम टक्केवारी में बोलूँ तो 60% माताओं का है, बहनों का है, 40% हमारा भी है, पुरुषों का भी है। माफ़ करना, मैंने 10% काम आपको ज़्यादा बोल दिया, पर है, क्योंकि उम्र के 6 साल तक लगभग हर व्यक्ति का सॉफ्टवेयर बन जाता है, मतलब उसका मेंटल फ्रेम तैयार हो जाता है।
14वें साल तक उसे सिर्फ 10% वेरिएशन आप कर सकते। मतलब अगर आप उम्र के 6 साल तक बच्चे से जो बात करेंगे, बच्चों को जो कपड़े पहनाएंगे, बच्चों को जो खिलाएंगे, उसमें इस प्यूरिटी का प्रशिक्षण भी दिया तो वो काफ़ी कारगर साबित होगा। और हम एक जैसे आए हैं तो ये 20-40 साल में जो थोड़ा सा पिक्चर खराब हुआ है, इसे हम सुधार सकते हैं। ये आप इसे एक विचार की तरह लीजिए, केवल युवाओं पर और बाहर जाकर पढ़ाई करने वाले हमारे बच्चों पर इसका दोषारोप मत कीजिए। दूसरी जो एक बात समाज में अब हो रही है, वो हो रही है घटती उद्यमशीलता। हमारे सवेरे भी सत्र में मैंने बताया जैसे कि हम पढ़ लिख, क्योंकि भगवान महेश ने हमें तराजू दिया, भगवान महेश के खुद के हाथ में शस्त्र है, लेकिन कुछ अच्छा समाज निर्माण करने के लिए, पृथ्वी तल पर कुछ अच्छे ब्रीड निर्माण करने के लिए, अच्छे व्यक्ति भेजने के लिए उसने हमारे पास तराजू दिया और हमें व्यापार करने का एक प्रकार से आदेश दिया। और हमारे पूर्वज देखो जो माइग्रेट हुए, यहाँ आए, कभी किसी ने खेती की, कहीं नौकरी की, वो अकेला रहा, ना कोई कम्युनिकेशन का साधन, ना यहाँ से कोई पोस्ट जाता था। 1900 दशक में तो ये भी कम्युनिकेशन नहीं था। अगर उसे कुछ मैसेज देना है तो रिले सिस्टम से, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, या फिर कभी महीना 2 महीना बैल या टांगे से जो भी गाड़ी जाती है उससे जाकर देता था। लेकिन वो उधर से राजस्थान से और भी अपने भाइयों बहनों को और अपने कुनबे के अन्य साथियों को लेकर आया और यहाँ पे व्यापार किया। व्यापार करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, ये जो उच्च शिक्षित लोगों को अच्छे पैकेज मिल रहे हैं, इसके कारण थोड़ी कम होती नज़र आ रही है। और ये उद्यमशीलता कम होने का एक जो कारण है, ये भी है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़, पर्टिकुलरली मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमारे पढ़े हुए नौजवानों को बहुत अच्छा पैकेज दे रहे। कभी कभी वो पैकेज इतना अच्छा है कि पिताजी ने बहुत मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया, पिताजी लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने के मुश्किल से कमाते थे, फैमिली कमाती थी, और बच्चों को पहला ही पैकेज 5 लाख का मिल गया, 4 लाख का मिल गया, अच्छा पैकेज मिल गया। तो ये तो एकदम नेचुरल है। वो बोलेगा कि यार इतनी कष्ट करके तुझे पढ़ाया और अब तुझे अच्छा हुआ, चलो अच्छा हो गया, मेरे कष्ट का फल मुझे मिला। लेकिन हमारे नौजवानों को, बच्चों को ये काम में नहीं जाना चाहिए। अब उनके लिए अलग रास्ता क्या है? सबसे पहले आपको कोई आकर अलग रास्ते पर ले जाकर चलाने वाला नहीं है। आपको खुद को इस चीज़ का एहसास खुद से करना पड़ेगा कि मुझे किसी के यहाँ नौकरी नहीं करने की है, मुझे नौकरी देने की है। आई वॉन्ट टू बी एम्प्लॉयर नॉट एम्प्लॉयड। ये भावना हमारे बुजुर्गों ने, हमने हमारे पीढ़ी को देना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी काम करने वाले, अच्छा पैकेज लेने वाले बच्चों को इमीडिएट बोल दे कि यार तू काई कर रहे हो, छोड़ दे, आजा। नो, दिस इज़ नॉट दैट। उसे बचपन से ये बोलना चाहिए कि हमें लोगों को नौकरी देना है। और इसके चलते क्या हो रहा है कि अच्छा खासा उद्यमी प्रिय समाज धीरे 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 एक नौकर पेशा समाज बनते जा रहा है। ये अपने आने वाले भविष्य के लिए, हमारे लिए, आपके लिए अच्छी बात नहीं है। इस पे विचार आपने ज़रूर करना चाहिए।
अभी जो उद्यमशीलता है ये कम होने का जो नए नए आयाम है, उसमें रिस्क लेने की एबिलिटी हम हमारे बच्चों को रिस्क लेना नहीं सिखाते। उन्हें जितना है उतना मेंटेन करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, ऐसा हमेशा कहते हैं। मतलब व्यापार में स्टैग्नेंसी मतलब डिक्लाइन। अगर आप व्यापार में, आपके दुकान है, पिछले साल का सेल, आपके दुकान में साल का सेल, चलो कोई निकालता नहीं निकालता, 1 करोड़ है। अगर वो दूसरे साल 1.25 करोड़ नहीं हुआ तो आप समझना आप जगह पर नहीं है, आप नीचे उतर रहे, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर का सेल 1 करोड़ से 2 करोड़ हो चुका है। तो रिलेटिवली आप नीचे जा रहे हैं, आप ऊपर नहीं जा रहे। और एक बार हम एक स्थिति में आने के बाद, आर्थिक स्थिति में पर्टिकुलरली आने के बाद, हम पैसे से बहुत ज़्यादा मोह भी करते हैं और पैसे खोने का डर बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों को दे देते। और ये डर ऐसा हो जाता है कि कुछ दिन से उद्यमशीलता के बजाय नौकर पेशा उसका माइंड हो जाता है, जो कि हम देखते हैं कि भाई महाराष्ट्रियन ब्राह्मण समाज में अगर स्टेबल नौकरी है तो वो बहुत अच्छा मानते, और हमारे समाज में ऐसा है कि अगर खुद का व्यवसाय है तो बहुत अच्छा मानते। बड़े पैकेज है तो हम बहुत खुश हो जाते, घना अच्छो पैकेज है लड़का ना, घनो अच्छो पैकेज है लड़की ना, ऐसा कहते। लेकिन उद्यमशीलता खोती जा रही है, इस पे ज़रूर विचार करना चाहिए, कलेक्टिव विचार करना चाहिए। हम आप बच्चों को क्या बात करें, हम उनसे क्या अपेक्षाएं रखें, और उनके कठिन समय में जब उनको निर्णय लेने में असुविधा हो रही हो या असक्षम है या फेल्यूर के समय हमने उनको किस प्रकार से मोटिवेशन करना हो, इसके बारे में समाज में चर्चा होनी चाहिए और इसके ऊपर काम भी होना चाहिए। तीसरी एक बात मैं थोड़ा सा बहनों के लिए कहना चाहूँगा। मैं कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ या आध्यात्मिक महाराज नहीं हूँ, या मैं आपके आध्यात्मिक प्रवास में किसी प्रकार की बाधा भी नहीं डालना चाहता। हमारे जीवन का उद्देश्य जो है वो ईश्वर प्राप्ति है, ये हम सब सुनते आए हैं। और जिन्होंने जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति की, बुद्धत्व प्राप्त किया, ऐसे कई लोगों ने कई प्रवचन दिए और उस प्रवचन की पूरे संपदा को ग्रंथों में, पुराणों में हमने लिखा गया। उसका इतना साहित्य उपलब्ध है हमारे पास। अगर हम वो पढ़े, उस पर चिंतन मनन करें, तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक राह पे अच्छा मार्गक्रमण कर सकते हैं। लेकिन हमारा समाज थोड़े से खर्चिक मार्ग पे, खर्चा करने होने वाले मार्ग पे, मैं किस प्रकार का खर्चा ये नहीं बताऊंगा, खर्चा होने वाले मार्ग का ज़्यादा उसको अपनाता है, और जिसमें दिखावा हो या और कुछ हो, ऐसे करता है। इससे होता क्या है कि हम, हमारा जो आध्यात्मिक मार्गक्रमण है वो कर रहे हैं ऐसे हमको लगता है, लेकिन हम किसी और के ट्रस्ट को, मठ को, थोड़े से शब्द को नहीं बोलना चाहिए, इसी दुकानदारी को चलाने का हम एक साधन बनते जा रहे हैं। आध्यात्मिक मार्गक्रमण के बजाय हम वो खर्चिक रास्ते के बजाय, खर्चा वाले रास्ते के बजाय उस समाज के बच्चों को शिक्षा में अगर यूटिलाइज करें तो समाज और भी अच्छा हो जाएगा। इस पे विचार करना चाहिए। ये विचार थोड़ा सा मुझे क्यों आया और भी बताता हूँ। जैसे हम 7.5-8 लाख बचे हैं ना, वैसे दाऊदी बोहरा नाम का एक मुस्लिम समाज का एक सेक्ट है, वो है। पूरे 8.5 लाख लोगों का
एक ही धर्मगुरु है। जब उनका हर साल वो उसको कॉन्वोकेशन बोलते, खुद मतलब वो एक जगह मिलते हैं सम्मेलन में, तो करीबन 1.5 लाख लोग आते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो 20% जो उनके समाज बांधव है वो कार्यक्रम में आते हैं। उनके जहाँ जब धर्मगुरु बोलते हैं तो जैसे हम अलग अलग कथाओं को, अलग अलग पौराणिक कथाओं को बढ़ चढ़कर बोलते हैं और भक्ति मार्ग की तरफ उन व्यक्तियों को खींचने की कोशिश करते जो कि गलत नहीं है। उसके बजाय उनके धर्मगुरु क्या बोलते, उनके लोग काफ़ी बिखरे हुए, टांजानिया, केन्या, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह है। वो बोलते कि यूरोप में अभी इकोनॉमी कैसी है, यूरोप में व्यापार करने की क्या संधि है, टांजानिया की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ का सरकार कौन सा है, वो दाऊदी बोहरा समाज को सपोर्ट करता है नहीं करता, इंडिया में पंतप्रधान मोदी कैसा है, हमें सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है। उनके प्रवचन में वो ये कहते हैं कि हमें क्या संधि उपलब्ध है, हमें क्या करना चाहिए हमारे जीवन में व्यापार के लिए। आज उस समाज का हर एक व्यक्ति व्यापार से जुड़ा है। हार्डली वो कहते हैं कि 10% लोग हमारे जॉब करते हैं, और जॉब भी करते हैं तो हमारे ही प्रतिष्ठानों में करते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं बीड जिला गेवराई का रहने वाला हूँ। वहाँ एक उन समाज का एक घर था। मेरे एक व्यवसायी थे, मुंबई के थे, उनका नाम शब्बीर था, सरनेम उनका सोनी था। तो शब्बीर भाई को उनके धर्मगुरु ने पूछा, अरे शब्बीर तो आजकल कहाँ काम करता है? तो बोले मैं जालना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। बोले जालना कहाँ आता है? बोले हाँ। तो वहाँ से गेवराई कितना दूर है? शब्बीर भाई ने इमीडिएट मुझे फ़ोन लगाया, बोले साहब आपका गांव कितना दूर है? मतलब 100 किलोमीटर। हाँ बोले अगले टाइम तू जब गेवराई जालना जाएगा ना, तू गेवराई में जा, वहाँ अपने समाज का एक घर है, उसको तू कई अच्छी जॉब दिला दे बड़े शहर में, भिवंडी या इंदौर में या सूरत में, या उसको कुछ कामकाज करवा दे। और शब्बीर भाई ने वो काम किया। मैं आपको ये एग्जाम्पल दूसरे समाज का इसलिए दे रहा हूँ कि हम अगर एक धारा से जुड़े, जैसे कि मैं आपको नमन शुरुआत में ही इसीलिए किया कि आप पूरा अकोला शहर, अकोला का माहेश्वरी समाज कहीं ना कहीं एक धारा में जुड़ा जरूर है, आपको आकलन नहीं हो रहा होगा। और उनके पीछे, उस लीडर के पीछे आप अपनी पूरी भावनाएं रखते, और आपके लीडर जो भी है स्टेज पे बैठे हैं, बहुत सुंदर तरीके से आपको धीरे धीरे एकत्रित करके अच्छी राह पे लेके जा रहे हैं। ऐसे हमारा समाज का एक मात्र लीडर हो, हम किसी और के मठ का या ट्रस्ट का काम ना करें, हम हमारे समाज का काम करें, ऐसी मेरी इसके पीछे भावना है। एक और बात मैं कहकर मेरे वाणी को विराम दूंगा। हम लोगों की जो भी प्रगति हुई है ना, वो प्रगति केवल माइग्रेशन की एबिलिटी के कारण हुई है। राजस्थान से आज से करीबन 120-140 वर्ष पूर्व हम जब यहाँ आए, लगभग वो जो एक 20-25 साल का एक विंडो है, वो समय हम आए। फिर कुछ उसके पहले आए 20-25 साल पहले, और कुछ अभी भी आ रहे हैं। लेकिन लार्जली अब राजस्थान से बाहर जाना ऐसा कोई आकर्षण किसी को भी नहीं है तो अगर किसी का बड़ा व्यापार है तो बेंगलोर में शिफ्ट हो गया या बड़े शहर में शिफ्ट हो गया, इतना ही है। ये जो माइग्रेशन करते समय हम आए ना, तो आपके पूर्वज जो अकोला में आए होंगे, उन्होंने देखा कि यहाँ ये उस समय होगा 200 ही घर होंगे पूरे अकोला में, या 400 घर होंगे मैक्सिमम। तो चलो भाई यहाँ 400 घर है, हम यहाँ बस जाते। उनके साथ और 4 लोग थे,
वो किसी और आगे के गांव में गए जहाँ 20 घर थे, कहीं और गए कहीं 50 घर थे। लेकिन समय के चलते जो प्रगति हुई ना, तो किसी किसी शहरों की ज़्यादा हो गई, जैसे जिलों की निर्मित हो गई, तालुका की निर्मित हो गई, और अलग अलग कहीं से रास्ते गए, कहीं से ट्रेनें गई, और प्रगति होने वाले जो सेंटर से वो बदलते गए। तो हुआ यूँ कि हमारे कुछ भाई धीरे धीरे उन्होंने भी किसी खेड़े में, ग्रामीण भाग में अपने आप को बसा लिया, थोड़ी खेती कर ली, थोड़ा सा व्यवसाय किया, थोड़ा घर लिया, और अगर ऐसा देखेंगे तो वो वहाँ पे स्टक हो गए, वो वहाँ से निकलने में अभी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। और धीरे धीरे महाराष्ट्र में आने के बाद या 1-2 पीढ़ी काम करने के बाद हमारी माइग्रेशन की मेंटेलिटी भी ख़त्म हो गई। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे एक छोटा सा प्रयोग हर जगह हो रहा है, मैं आपको उसकी कल्पना देता हूँ। कुछ जैसे औरंगाबाद में, जालना में हो रहा है, शायद यहाँ पे भी हो रहा होगा, पर मुझे जी उसकी जानकारी नहीं, मैंने महेश जी से पूछा नहीं। जैसे हम अपना जब घर बनाते हैं तो जिसका भी घर का बजट बड़ा है, मतलब उस आम तौर पर, जैसे मैं घर बनाने के लिए जो स्टील देते हैं उससे संबंधित तो इसलिए बताऊं, आम तौर पर घर बनाते समय हम हमारी ज़िंदगी की आधी कमाई घर बनाने में लगा देते। लेकिन किसी किसी को ये आवश्यकता नहीं है, उनके कमाई का बहुत कम हिस्सा, 5%, 10% हिस्सा ही उनको घर बनाने में लगाना है। हम घर तो बहुत बड़ा बना लेते हैं, लेकिन उस समय अगर हमने ये दिमाग में रखा कि मेरा कोई एक भाई जो उस समय मेरे पुरखों के साथ आया था, वो किसी ग्रामीण भाग में फंस गया है, वो आ नहीं सकता। उसके नहीं आने के कारण क्या है कि भाई आटे की दुकान का ही करो, आटे की खेती का ही करो, मैं जाऊला तो इना कोई ज़्यादा भाव में मांगीला नहीं, मैंने वो कम भाव में बेच कान लागिला। ऐसे अनेक उसके सामने क्वेश्चंस है, और उसने जो अभी तक कमाया हो सकता उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी। तो हम जब घर बनाते, हमारे घर बनाने के बजट में हमने बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जितनी इच्छा हो 2%, 4%, 5% आपने बाजू में रख देने के। भाई जैसे मेरा 1 करोड़ का घर बना तो मेरा 3% के हिसाब से या 5% के हिसाब से 3 लाख या 5 लाख, ये मैं किसी का घर बनाने के लिए, मेरे समाज बांधव का घर बनाने के लिए इस यूज़ करूँगा। अब इसका आगे आप बाजू में तो निकाल लेंगे, लेकिन आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे चीज़ों पे हमारे अंदर मतभेद होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बनाओ, अपने मित्रों के ग्रुप बनाओ, अपने समविचारी लोगों के ग्रुप बनाओ, और छोटे 4 लोगों का, 5 लोगों का, 6 लोगों का ग्रुप बनाओ, जिन्होंने ये भाई मेरा संकल्प इतना है, मैंने 2 करोड़ का घर बनाया, मैं 5 लाख दूंगा, कोई बोलेगा मैं 10 लाख दूंगा। ये जो राशि तैयार होंगी ना, ऐसे छोटे छोटे प्लॉट क्यों न हो लो, उस पर 2 1 रूम किचन, 2 रूम किचन ऐसे घर बनाओ, और वहाँ से ग्रामीण भाग से उन लोगों को लाकर उस घर में बसाओ, ताकि जो समाज की घटती जनसंख्या है, जिनके शादियों के प्रॉब्लम है ग्रामीण भाग में, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें फ्यूचर में मिल सके। आज हम देखते हैं कि ग्रामीण भाग में ना कोई लड़की देता है, लेकिन वहाँ की लड़की लेता तो है, और वहाँ के जो हमारे युवक हैं वो शादी के संबंध नहीं होने के कारण काफ़ी परेशान है। और उस पर सोल्यूशन यही है कि उनको बड़े सेंटर पे हमको लाना पड़ेगा, उनको ऐसे व्यवसाय में हमको डालना पड़ेगा बड़े शहर में। बड़े शहर का अपना एक अट्रैक्शन है। बड़े शहर में बसने के बाद हम ये नहीं देखते कि उस लड़के की आर्थिक स्थिति क्या है, हम ये सोचते, हमारे मन में ये विचार आता कि अकोला में है, नागपुर में है, आज नहीं तो कल अच्छा काम करेगा, इसको चांस मिलेगा काम करने का। लेकिन वही बात अगर किसी ग्रामीण भाग की ग्रामीण भाग की आई तो हम बोलते कि यार वहाँ क्या मिलने वाला, वहाँ क्या काम मिलने वाला।
तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम का भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसे ये जो 3-4 पॉइंट मेरे मन में आए, इसके बारे में मुझे आपसे संवाद करना था। महेश जी मुदड़ा ने, नरेश जी ने मुझे यहाँ का बुलाया, मुझे आपके साथ संवाद करने के लिए चांस दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर आकर इसके पहले जैसे केला जी, मधु केला जी आए, आनंद राठी जी आए, संजय जी मालपानी आए और काफ़ी लोगों ने काफ़ी बातें आपसे की। मैं चाह रहा था कि मैं कुछ ऐसी जो समस्याएं मैं मेरे फैक्ट्री में भी देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो 1200 कर्मचारी है उसमें से 30 कर्मचारी माहेश्वरी है और उसमें से आधे कर्मचारी बहुत अच्छी सैलरी ड्रॉ करते हैं क्योंकि वो उच्च शिक्षित और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे वाले आधे हैं इनके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, मेरा भी कम जाता है, क्योंकि मैं जब चेयर पे बैठता हूँ तो मैं समाज सेवा के लिए नहीं बैठता हूँ, मैं मेरे व्यापार के लिए बैठता हूँ। लेकिन मुझे ये उनका प्रॉब्लम ध्यान में आता है कि यार ये इसको तो 25,000 में इसका कैसे हो रहा हूँगा, इसका 25,000 में घर नहीं चलता, माहेश्वरी समाज का घर नहीं चलता 25,000 में। ये समस्या की तरफ हमने धीरे धीरे जाना चाहिए। नए नए टेक्निक्स हमारे बुज़ुर्गों ने, जैसे कोई रिटायर हो गया, मैं 4 लोगों को, एक व्यक्ति को तो भी मैं मेरा ज्ञान दूंगा, मेरे भावना बताऊंगा, उसके जीवन में अगर मैं कुछ परिवर्तन कर सकता हूं तो मैं करने की कोशिश करूंगा। ऐसा अगर संकल्प लिया तो डेफिनेटली हम इस जो समस्या है, समस्या बड़ी है, हम मूल पे अगर गए तो हमको ध्यान में आता है कि समस्या का जो निर्माण हुआ है, समस्या जो मिली है, उसका कारण कुछ और ही है और इसके चलते हम मूल पर नहीं जाते, हम समस्या का जो बिगिनिंग है वहाँ नहीं जाते, हम समस्या पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते। तो ये ऐसा जो मुझे मेरी भावना है, हो सकता मेरे विचार आपसे मिलते ना हो, अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, मिलते हैं तो आप और हम सब मिलके इस पे कुछ काम कर सकते हैं, करना चाहिए, ये मेरी भावना है। ऐसा मैं इच्छा रखता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सोनी जी। सुबह के मार्गदर्शन और आज के मार्गदर्शन में आपने हमें जो भिन्नता दी उसके लिए मैं हमारे उपाध्यक्ष शांतिलाल जी भाला से निवेदन करूंगा कि वे आज के हमारे प्रमुख अतिथि को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित करें। रखिए, मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं। काफी अब आइए आगे के कार्यक्रम। जन सेवा जिनका धर्म है, जन सेवा जिनका धर्म है, जन जन का जिनका कर्म है, ऐसे कर्मयोगी नगर सेवक का हम सबको सदा गर्व है, हम सबको सदा गर्व है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में अपने पदभार संभाले सुनील जी इन्नानी एवं नगर सेविका सो मनीषा जी भंसाली की। समाज और शहर के विकास के लिए आपका समर्पण, आपकी कार्यशैली और जनता के प्रति आपका अपनापन वास्तव में प्रेरणादायक है। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं नगर सेवक श्री सुनील जी इन्नानी एवं सो मनीषा जी इन्नानी। जोरदार तालियों से सम्मान करें, इन्होंने हमारे समाज का गौरव बढ़ाया। मनीषा जी भंसाली जी बोला ना मैंने? इन्नानी, ठीक है, बोला भंसाली। प्रधान का स्वागत करें। एक बार सभा में तालियों की जैसे ऊपर गड़गड़ाहट हो रही वैसे यहां भी होना चाहिए। चुकी है। और सुनील भाऊ तो पहली बार पदार्पण कर रहे और उन्होंने वहां पे महानगर पालिका में जोरदार हंगामा भी कर दिया अपनी कार्य से।
भावना। गंध है जो हर सुंदर आयोजन की पूर्णता को सुंदर बना देती है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं हमारे सहायक मंत्री विनीत जी बियानी को। 5 दिवसीय सफल आयोजन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी समाज बंधुओं को हृदय से आभार देते हैं। आज के हमारे प्रमुख अतिथि जालना से पधारे श्री DBG सोनी जी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। आज आपके शब्दों ने उत्साह का दीप जलाया, समाज के एकता को सुंदर संदेश सुनाया। आपकी सराहना से बड़ा हमारा मान सम्मान, आपकी सराहना से बड़ा हमारा मान सम्मान, हृदय से स्वीकार करें हमारा धन्यवाद और प्रणाम। जिसके परिश्रम और समर्पण से यह आयोजन सफलतापूर्वक संभव हुआ है, ऐसे हमारे भवन कर्मचारी, साफ सफाई कर्मचारी एवं श्री गाड़गे बाबा लाइटिंग डेकोरेशन, साथ ही समाज सेवा केंद्र, चांडक बिचायत केंद्र, स्वागत बिचायत केंद्र और औरा डेकोरेशन, इनका भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। जहाँ समाज एकजुट हो वहाँ उत्साह खास बन जाता है। हर सदस्य का सहयोग सफलता का इतिहास बन जाता है। आप सभी समाज बंधु को हमारा शत शत प्रणाम स्वीकार करें। सभी ने तन मन धन से सहयोग किया है। इस सफल आयोजन हेतु हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही यदि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि, नाम उच्चारण में चूक या किसी का उल्लेख रह गया हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। सभी से सादर निवेदन है, कार्यक्रम के बाद महाप्रसादी का लाभ सहपरिवार लेवे। पुलिस लॉन में महाप्रसादी का ये रखा है। अध्यक्ष महोदय के अनुमति से आज के इस सुंदर कार्यक्रम को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय महेश। एक मिनट उसके पूर्व, जैसा कि अब आयोजक हमारे ही छे नरेश जी बियानी, हमारे अध्यक्ष की यह सोच है कि नरेश जी बियानी ने जो इतना अच्छा ये उत्सव संभाला, उसके पीछे किसका हाथ है? अपने लोगों का साथ तो है, लेकिन हाथ तो दूसरे का है। किसका है? तो अपनों का सम्मान तो होना ही चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष, हमारे उत्सव प्रमुख नरेश जी बियानी एवं ज्योति भाभी का सम्मान करें। अपनों का सम्मान तो होना जरूरी है। आज जो नरेश जी ने 5 दिवसीय में जो कार्य किया उसके लिए अब हमें तो एक दिन तो थोड़ा सुना लेंगे, नहीं तो हर 1 घंटे बाद में नरेश का फोन आता था, ये करना वो करना। तो मेरे ख्याल से कल तो फोन को विराम रहेंगे हमारे।